इजी इजी क्वेश्चन है। मील दैट वी एट यस्टरडे वॉज वंडरफुल, जल्दी से बता दें। और नोट लेके बैठो भैया, नोटबुक और पेन लेके बैठो। देखो सबसे पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, ये बात डिपेंड करती है दोस्तों नाउन पर। किस पर? नाउन पर डिपेंड करती है कि हमारे पास नाउन कैसा है। तो यहां पर नाउन लिखा हुआ मील, और मील अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ध्यान रखना, मील जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आमतौर पे आपको नियम याद होने चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आमतौर पे आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। ये बात तो जनरल है ही है स्टेटमेंट। लेकिन यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर डेफिनेट हो जाए, अगर डेफिनेट हो जाए तो आर्टिकल द लगाना होगा। कौन सा आर्टिकल लगाना होगा? द लगाना होगा। ध्यान रखना इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब ये कौन सी मील की बात कर रहा है? दैट वी एट यस्टरडे, जो हमने कल खाई थी उस मील के बारे में बात चल रही है कि वो वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी मील थी, स्वादिष्ट थी, डिलीशियस थी। तो वो मील कौन सी है? दैट वी एट यस्टरडे, जो हमने कल खाई थी। दोस्तों डेफिनेट हो जाए तब हम आर्टिकल द लगा देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द, और सी इज योर आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो मील के नाम होते हैं ना, मील के क्या क्या नाम होते हैं? मील के नाम होते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ब्रंच, सपर। ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। हमको ये नहीं बोलना है अ ब्रेकफास्ट या द ब्रेकफास्ट, सब गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट या आई हैव हैड ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यही ब्रेकफास्ट अगर ऐसे लिख दिया जाए, ब्रेकफास्ट एट द मिश्राज वॉज डिलीशियस। ध्यान से समझो इस चीज को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हाईकोर्ट वाले में, अभी काफी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखो। अब बताओ इस ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए अब कौन सा आर्टिकल आएगा? तो अब आएगा दोस्तों आर्टिकल द ब्रेकफास्ट एट द मिश्राज वॉज डिलीशियस। जो मिश्रा जी के यहां पर ब्रेकफास्ट था वो बहुत डिलीशियस था, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। अब ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? आर्टिकल द होना चाहिए भैया यहां पर, इसलिए हो जाएगा द ब्रेकफास्ट एट मिश्राज। ठीक है, आमतौर पे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ब्रंच यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी फिक्स जगह का हो जाए तब हम आर्टिकल द लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जल्दी से। आई नीड टू बाय, फिलर दे रखा है न्यू कार। वेरी गुड, नमस्ते विक्की विनोद जी, बिल्कुल सही बात। आई नीड टू बाय न्यू कार। दोस्तों न्यू कार है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन होना चाहिए, लेकिन ये डेफिनेट है या नहीं है ये देख लेते हैं। तो भैया डेफिनेट तो नहीं है, कौन सी कार है हमको पता ही नहीं है, तो आर्टिकल ए आ जाएगा। ए आंसर हो गया, सबका आंसर ए है। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यस्टरडे आई सॉ, फिर फिलर दे रखा है रियली गुड मूवी। अब रियली गुड, रियली एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, मूवी नाउन है। एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम ज्यादा नहीं तो भी आपको आर्टिकल का एक आधे पौन घंटे का सेशन तो लेना ही पड़ेगा, जिसमें मैं आपको 40-50 अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि आपको आर्टिकल की प्लेसिंग के बारे में भी बताना है जो कोई नहीं बताया। मैंने देखा आर्टिकल की किसी भी क्लास में किसी ने प्लेसिंग का जिक्र ही नहीं किया, गलती से प्लेसिंग का क्वेश्चन आया तो कठिन बन जाएगा आपके लिए, तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। मूवी जो है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन डेफिनेट नहीं है, तो आर्टिकल ए आएगा। ए आ जाएगा यहां पे, अ रियली गुड मूवी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट किलिंग, फिर फिलर दे रखा है और दे रखा है टाइम। जल्दी से बताएं क्या आना चाहिए यहां। अच्छा प्रश्न है,
जवाब दो। अलग अलग आंसर यहां पर आएंगे। किसी ने कहा है नो आर्टिकल, किसी ने कहा है आर्टिकल द, ठीक है, और कई लोग सी कह रहे हैं। देखो भैया, टाइम, टाइम का दो मतलब होता है, ध्यान से सुनना। एक तो हम कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। मैं अजमेर गया हुआ हूं 3 बार, तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 टाइम्स। मैं जो है ताजमहल देखा हुआ हूं 5 बार, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? मैं बोलूंगा 5 टाइम्स। जब हम ये कहते हैं कितनी बार, फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए, वो वाला टाइम तो काउंटेबल है। टाइम्स लिखा है देखो अपन ने, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये वाला जो टाइम है ये काउंटेबल है, ठीक है। टाइम जो एक तो हमको समय के बारे में बताता है और एक बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। बताता है कि नहीं बताता है? हाँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये वाला 3 टाइम्स, ये वाला तो फ्रीक्वेंसी का है। ये फ्रीक्वेंसी वाला जो टाइम है ये तो काउंटेबल होता है, लेकिन जो हम कहते हैं समय बर्बाद करना, समय, ये वाला जो है ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूं, खाली समय खराब कर रहा हूं। तो ये वाला जो टाइम है ना दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं होता, डी उत्तर हो जाएगा, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हां, यहां टाइम का जो मतलब है वो समय के बारे में है, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे करवा दो, जो बात समझना नहीं की वो तो समझाएं, ऐसे कोई मैं खाना पूर्ति करने थोड़ी आया हूं। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ही मेड किलिंग, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो देखें एक बार। भैया लाइक शेयर कर देना किसी ने नहीं किया तो। द द द, ठीक है। अरे ये एक ईडियम है फिक्स, मेक अ किलिंग। मेक अ किलिंग का मतलब होता है कम समय में ज्यादा पैसा कमा लेना, कम समय में बहुत सारा मुनाफा कमाना, बहुत सारा प्रॉफिट कमाना, इसको कहा जाता है मेक ए किलिंग। फिक्स है ये, याद करना पड़ेगा। मेक ए किलिंग, आर्टिकल ए आएगा, मेक अ किलिंग। वेरी गुड। तो ये बाकी जो है थोड़ा सा देख लो भैया। मेक अ किलिंग, मैं ऐसी कुछ फ्रेजेस लिखा दूंगा जो एग्जाम में बार बार आती है आर्टिकल के टॉपिक में, कल करने की संभावना पूरी पूरी है। कीप, फिर फिलर दे रखा है आई ऑन हिम एंड मेक श्योर ही डजंट स्टील एनीथिंग। ईडीएम है, हाँ ईडीएम बहुत आती है, और ईडीएम आती है तो कल कुल मिला के गलत हो जाता है मामला। चलो बहुत बढ़िया। कीप आई ऑन हिम एंड मेक श्योर ही डजंट स्टील एनीथिंग। ध्यान रखना कि वो कुछ चुरा ना ले, जल्दी से बताएंगे। द बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं। कीप एन आई, बिल्कुल, आई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है क्या? एक नजर रखना उसके ऊपर, उसके ऊपर एक नजर रखना। आई इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं, 2 आंखें होती हैं इंसान के शरीर में, है तो आंखें जो है, आई जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और डेफिनेट नहीं है कौन सी आंख रखनी है, सीधी रखनी है कि उल्टी रखनी है, किसकी रखनी है पता नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आना चाहिए आर्टिकल ए या एन। दोस्तों ये साउंड वोवेल है और वोवेल साउंड से पहले आ जाएगा एन, इसलिए उत्तर हो गया दोस्तों बी। बात समझ में आ जाए, थम्स अप करते रहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यू मस्ट ऑलवेज टेल, आसान क्वेश्चन है। लाई के साथ में हम आर्टिकल ए लगाते हैं, टेल अ लाई, ठीक है। और स्पीक कोलोकेशन होता है, मुझे नहीं पता यहां पर टेल कैसे लिख रखा है, गलत होना चाहिए। तो स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ फिक्स फ्रेज है ये, तो आर्टिकल द हो जाएगा यहां पे, हमने सबने कहा है गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इजी क्वेश्चन है। चलो साहब, अब यहां से डिटर्मिनर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इफ यू, फिलर दे रखा है, आई एम रेडी टू आंसर, वेरी गुड। जब भी डिटर्मिनर लगाओ पहले देखो नाउन, ये नाउन के अनुसार डिटर्मिनर आएगा। कुछ डिटर्मिनर्स केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होते हैं,
कुछ डिटर्मिनर्स केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होते हैं और कुछ डिटर्मिनर्स केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जो सब के लिए आ जाते हैं। फिक्स है, मैं एक ही स्लाइड में सारे लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। देखो अगर हम बात करें प्लूरल काउंटेबल नाउन की, रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में सारा बताना मेरा फर्ज है, तो मैं एक बार लिख देता हूं फटाफट से। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन आते हैं डिटर्मिनर, इनके लिए यूज किए जाते हैं मैनी, वेरियस, सेवरल, सर्टेन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ नंबर ऑफ, और फिर अ नंबर ऑफ को और तरीकों से लिख दो, अ गुड नंबर ऑफ। ठीक है, इन सब के बाद नाउन पक्का है कि प्लूरल ही आएगा, इन सब के बाद नाउन 100% प्लूरल आएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन लिख दे तो नाउन हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर सर्टेन को लिख दे असर्टेन तो इसके बाद में नाउन आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपका पूरा का पूरा जो है डिटर्मिनर इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरा 1-2 स्लाइड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। असर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। अगले हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन कौन आ सकता है। तो दोस्तों अनकाउंटेबल के लिए आ सकता है मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ डील ऑफ, आपको भी रिवाइज हो जाएगा फटाफट, एन अमाउंट ऑफ, अ क्वांटिटी ऑफ। अब इसको चाहे और कैसे भी लिख दो आप, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, अ गुड क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सब एक ही बात है। एक होते हैं जो सबके लिए आते हैं, वो कौन है, ऑल, सम, मोस्ट, नो, इनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। ये सभी डिटर्मिनर दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल के लिए भी आ सकते हैं। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके लिए भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकते हैं। ये 3 प्रकार के डिटर्मिनर याद करने आपको, आपके क्वेश्चन ज्यादातर हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डिपेंड रहेंगे और बाकी कुछ में थोड़ा सेंस का डिफरेंस रहेगा, बाकी यही है। यहां नाउन प्लूरल है तो प्लूरल के लिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रख लो, बिल्कुल इजी। इफ क्लोज में हम एनी का यूज करते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी, एनी। बात समझ में आई हो तो बताओ जल्दी से। एनी उत्तर दिया है, हाँ एनी आ जाएगा, है ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। एनी, इफ क्लॉज में एनी का यूज होता है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को शो करता है। अनसर्टेनिटी मतलब जब निश्चितता ना हो। अब मुझे पता नहीं है कि तुमको कोई क्वेश्चन है या नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं, अगर है तो इफ और वेदर अनसर्टेनिटी को दर्शाते हैं और अनसर्टेनिटी के लिए एनी का यूज किया जाता है। वेरी गुड, ये तीनों की स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, हो जाएगा काम। हाँ अब बताओ उत्तर क्या होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चंस होगा ना, क्योंकि प्लूरल नाउन होता है ना इनके बाद में, क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। हाँ एनी के बाद में तो मैंने लिखा है, ये देखो आप, सम, ऑल, मोस्ट, नो, इनफ, प्लेंटी ऑफ, एनी, इनके बाद सब प्रकार के नाउन चलते हैं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, प्लूरल, सब प्रकार के नाउन हो सकते हैं। एनी के बाद प्लूरल नाउन बिल्कुल हो सकता है, धड़ल्ले से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कैन यू पास मी, फिर फिलर दे रखा है, बुक प्लीज, जवाब दो भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, इजी है। अब मैंने कहा आपको शुरुआत से कि आप पहले तो इस पे ध्यान दो, ये बुक कैसा नाउन है। तो बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बुक कैसा नाउन है, बुक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बताओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कौन सा हो सकता है। ध्यान से देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है। शक्तिमान वर्सेस गंगाधर ने कहा द होना चाहिए, बाकी सब द ए में बहुत भयंकर कंफ्यूज हो रहे हैं।
दोस्तों ये बताओ कि ये कौन सी बुक की बात हो रही है। मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन होगा, लेकिन अगर यही डेफिनेट हो जाए, यही नाउन अगर डेफिनेट हो जाए तब हम आर्टिकल लगा देते हैं द। अब ये कह रहा है कि बुक पास करो, इसका मतलब दोनों व्यक्तियों को पता है कि कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है। मुझे बुक पास करो मतलब कौन सी बुक, जो वहां पढ़ी है वही बुक पास करो। मैंने एक किताब पढ़ी, यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी किताब की बात कर रहे हो, कौन सी किताब, लेकिन मैं ये कह दूं, जैसे मैंने कहा इन दोनों में क्या अंतर है, गिव मी अ बुक, दूसरा मैंने कहा रिटर्न मी द बुक। ध्यान से पढ़ो दोनों सेंटेंस। बुक से पहले यहां पे आर्टिकल ए लगाया और यहां पे आर्टिकल द लगाया, कारण क्या है, मैंने कहा एक किताब दो, कौन सी किताब पता नहीं है। दूसरे में मैंने कहा किताब लौटाओ, तो लौटाएगा कौन सी, जो किताब पहले ली होगी उसी को तो लौटाएगा। रिटर्न शब्द से आपको पता चल जाएगा कि ये उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। गिव मी ए बुक का मतलब कोई किताब मांग रहा है, कौन सी मांग रहा है पता ही नहीं है। रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, तो लौटाएगा कौन सी बुक, जो बुक उसने पहले ली होगी उसी को लौटाएगा। तो यहां पर बुक डेफिनेट हो जाती है, आर्टिकल द हो जाएगा। ऐसे ही सेंटेंस में लिखा है पास, यानी कि दो मुझे, कौन सी पास करोगे, जो बुक वहां रखी है, डेफिनेट हो जाता है यहां पर ये। और जैसे ही डेफिनेट होगा दोस्तों आर्टिकल आ जाएगा द। बात समझ में आई हो तो थम्स अप करके बताओ, बी उत्तर है, शाबाश, बिल्कुल शाबाश, बात समझ में आ गई आपके। हाँ मनीष टाक जी, प्रणाम साहब। ही गेव चॉकलेट टू चाइल्ड, कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, वेरी वेरी गुड और इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है, आंसर दो। चलो नाउन कौन सा लिखा है इस पे ध्यान देना मेरे दोस्तों, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नाउन लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता है, ऑल के बाद नाउन आता है या तो प्लूरल काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है, बच्चों को तो गिन सकते हैं ना हम, तो ये तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है तो बहुत गलत बात है, आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में पता होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिनको गिन सकते हैं, जैसे किताब, किताब को गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल मतलब पानी, पानी को नहीं गिना जा सकता, पानी को पानियां नहीं कर सकते, वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगा। चाइल्ड्स तो होता ही नहीं, चिल्ड्रन होता है इसका प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन होता तो फिर हम ऑल भी लिख सकते थे, सम भी लिख सकते थे, फ्यू भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पर जो नाउन लिखा है वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इन चारों में से केवल इसके साथ आ सकता है ईच चाइल्ड। पता होना चाहिए किस किस के बाद होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, इन सब के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सम के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। दोस्तों ऑल में कभी कभी स्थितियां बनती है, मैं सारा पढ़ाऊंगा, जितना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सारा पढ़ाऊंगा, ज्यादा जल्दी मत मचाओ नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सा सही है, ऑल द बुक हैज बीन रेड, all the book has been sold। दिमाग लगाओ इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। दोनों में नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बुक। दिमाग लगाओ कौन सा सही होगा। बढ़िया, सही कौन सा है। सेंटेंस कह रहा है ऑल द बुक हैज बीन रेड, यहां बुक की संख्या कितनी है भाई, सिंगुलर लिखा है इसका मतलब एक किताब है। ऑल द बुक हैज बीन रेड, पूरी किताब पढ़ ली गई, ये तो पॉसिबल है। अगर आपके पास एक किताब है तो उस एक को पूरी को पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला लिखा है ऑल द बुक हैज बीन सोल्ड, यानी यहां पे किताब की संख्या कितनी है? एक। अब सेंटेंस कह रहा है पूरी की पूरी किताब बेच दी गई। यह सेंटेंस तर्क संगत नहीं है। रूल के हिसाब से चाहे आप इसको कह दो कि ठीक है, लेकिन यह सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है लॉजिक? पूरी किताब बेच दी गई मतलब आधी कैसे बेचते हैं? आधी के पहाड़ के बेच देते हैं क्या? इसका मतलब ये सेंटेंस लॉजिकली इनकरेक्ट है। दूसरा वाला ये सही कब होता है? जब हमारे पास इसमें एस जुड़ा हुआ होता, ऑल द बुक्स। कभी कभी कंपेटेबिलिटी के अनुसार ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है, आमतौर पे नहीं आता। जैसे ये कभी नहीं कह सकते आप ऑल द स्टूडेंट हैज कम, बिल्कुल गलत है ये। ऐसे सेंटेंस की तरफ आपका कोई कहीं ध्यान ही आकर्षित नहीं करेगा। एग्जाम में आ गए तो बुरी तरह से फंस जाओगे। इसलिए मैं पूरा पढ़ाता हूं कंप्लीट, या तो पढ़ाओ ही मत और या कंप्लीट ही पढ़ाओ अगर कोई टॉपिक उठाए तो। अरे भैया ऑल द स्टूडेंट हैज कम, स्टूडेंट की संख्या है एक। अब सेंटेंस कह रहा है पूरा का पूरा छात्र आ गया। अधूरा कैसे आता है मेरे को तो ये बताओ, अधूरा कैसे आएगा? है ना? हाँ, तो अधूरा नहीं आ सकता तो यहां पर अपन क्या करेंगे? स्टूडेंट में हैज एस जोड़ देंगे और हैव कर देंगे इसको। लेकिन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन को हैज की जगह अब हैव करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स कर दिया, ठीक बात है। लेकिन ये वाला तो सही है ना सेंटेंस, पूरी किताब पढ़ ली गई, लॉजिकली करेक्ट है। ध्यान रखना इन छोटी मोटी बातों का। अगला क्वेश्चन ये रहा, आसान क्वेश्चन है। नाउन कौन लिखा हुआ है? तो नाउन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के लिए मच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल नहीं हो सकता, लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब फ्यू और मैनी, ये दोनों में से कोई एक आएगा। देयर आर नॉट फ्यू स्टूडेंट्स या नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्या होना चाहिए? जवाब दो मेरे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। जय माता जी के साथ। मैनी आएगा, मैनी आएगा, सबका जवाब है मैनी आएगा। कुछ कुछ ने कहा ए आएगा। दोस्तों फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है? ध्यान से समझो। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में अंतर है, ये नेगेटिव सेंस देता है। ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव होता है फ्यू, नकारात्मक, जब ना के बराबर हो। क्लास में इतने कम बच्चे हैं कि क्लास ही नहीं ले पाएंगे हम, तो ये हो जाता है फ्यू। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है और द फ्यू इसका मतलब होता है ऑल। अब सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ है, फ्यू भी नेगेटिव, नॉट भी नेगेटिव, गलत हो जाएगा। ए नहीं हो सकता, उत्तर होगा सी। नॉट मैनी का रिप्लेसमेंट फ्यू होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ध्यान रखना। अगर इसी सेंटेंस को देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, अगर इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना हो पॉजिटिव में तो लिखा जाएगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, या अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, नॉट हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा फ्यू। दोनों का मीनिंग सेम है। ये सेंटेंस कह रहा है ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है क्लासरूम में, ये भी कह रहा है कि ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, कम है, मीनिंग भी सेम है। तो ध्यान रखना, नॉट और मैनी का यूज एक साथ होता है, नॉट मैनी या नॉट मच, लेकिन फ्यू नहीं आता इसके साथ में। एक और बात आपको बताऊं, अगर कभी वेरी लिखा हो तो वेरी के बाद फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा? बिल्कुल गलत है, फ्यू आएगा, वेरी फ्यू। अगर लिखा है ओनली तो ओनली के बाद फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, ओनली के बाद अ फ्यू होता है, ओनली के बाद फ्यू नहीं होता है। ओनली फ्यू नहीं होता है, ओनली अ फ्यू होता है। ये एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली के बाद आएगा तो अ फ्यू आएगा और वेरी के बाद आएगा तो फ्यू आएगा। सारी कंप्लीट पढ़ाई करो, कल को मेरे को आके मत बोल देना सर आपके प्रश्न के बाहर आ गया। कैसे आ जाएगा? आई ऑलवेज, फिर फिलहाल दे रखा है कीप मनी इन माई पर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या रखता हूं मैं? मनी रखता हूं। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। जल्दी उत्तर दे दो, आसान है। यस, जेपी मेनारिया। लेकिन इसके अलावा ये एडवर्ब भी ध्यान रखना, वेरी के बाद में फ्यू होता है और ओनली के बाद अ फ्यू होता है। ये बात भी बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आसान प्रश्न है ये, बिल्कुल भी उत्तर दे रहे हैं। यस, सम मनी हो जाएगा क्योंकि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, अ फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आता है,
मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जबकि सम के बाद दोनों आ सकते हैं, अनकाउंटेबल भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी आ सकता है। और यहां पर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, सम उत्तर हो जाएगा बी। शाबाश। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा जी को मेरा नमस्कार। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन फ्रिज? क्या कोई भी मिल्क है? देखो एनी के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो एनी के बाद में हर प्रकार का नाउन आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एवरीथिंग इज है। हाँ, थोड़ा आराम से सोच सोच के दो। द फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज क्या है भैया? इन्वेंशन है, और इन्वेंशन के साथ आर्टिकल द होता है। आपको पता है नदियों के नाम के साथ, समुद्र के नाम के साथ, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ, किसी भी आविष्कार के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बी उत्तर है। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पियानो, गिटार, हारमोनियम, इनसे पहले भी आर्टिकल द होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा। देयर इज फिलर, फिर लिखा है वाटर, तो वाटर है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। हां, सेंटेंस के प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के प्रकार बदलने से थोड़ा सा रूल को अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखना। अभी अपन करते हैं। देखो, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए ये दोनों तो आते ही नहीं। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से कौन सा उत्तर दोगे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या कह रहा है? यूज केयरफुली, ध्यान से यूज करो, क्योंकि पानी कम है। पानी ज्यादा है या कम है, इतना बता दो आप तो। अगर पानी ज्यादा होता तो हम ये थोड़ी कहते कि केयरफुली यूज करो। इसलिए दोस्तों मच तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। हां सही है, ज्यादा अच्छा होता अगर इसमें अ लिटिल लिखा होता। अ लिटिल लिखा होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन हां बिल्कुल राम बिश्नोई, लेकिन फिर भी उत्तर डी करना पड़ेगा, क्योंकि मच का मतलब तो हो जाएगा फिर कि पानी बहुत ज्यादा है। यू कैन यूज एनी हाउ यू वांट टू। अ लिटिल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ढूंढ के लाऊंगा एक दो। जवाब दो, बढ़िया प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत गड़बड़ कर सकता है। हाँ, कह रहे हैं कि लिटिल तो ना के बराबर होता है, तो फिर यूज ही कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी देर आर होप ऑफ समथिंग। भाई उत्कर्ष से पढ़ लिया पर समझ नहीं आया, यहां आ रहा है, पढ़ते रहो, देखो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। सुरेश प्रजापति क्वेश्चन 85 रिव्यू कीजिए, करते हैं अभी। Although pillar of the lawn is open to the sun, there are plenty of shade trees to make it comfortable। ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत गलत करोगे। सबका क्वेश्चन गलत है, ये लगभग सबका गलत है, किसी किसी का सही होगा। देखो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चीजें बताता हूं। देखो कभी भी मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, हाँ ठीक है, इजी है वैसे ही क्वेश्चन। हाँ हो ही जाएगा, सीधा ही क्वेश्चन है ये, तो सबका सही है, सॉरी मोस्ट ही आएगा। देखो इधर ऑफ द लॉन, तो ये एवरी के बाद तो ऑफ कभी आता ही नहीं है, पहली बात। एवरी के बाद ऑफ कभी नहीं आता। दूसरी बात, ईच के बाद अगर ऑफ आया है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, सबका सही है भैया जी। नन के बाद अगर ऑफ आया है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, और मोस्ट के बाद अगर ऑफ आया है तो नाउन दो प्रकार का हो सकता है, या तो हाँ सभी प्रकार का हो सकता है। मैंने लिख दिया था कि मोस्ट के बाद सारे प्रकार के नाउन हो सकते हैं। यहां पे लॉन सिंगुलर लिखा हुआ है तो मोस्ट ऑफ आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एवरी के बाद तो कभी ऑफ आता ही नहीं है। ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है। यहां लॉन लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ऑफ आ जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न, जवाब दो। ग्रामर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही है, वोकेब के लिए सब करके देख लिया बट याद नहीं हो रहे। वोकेब याद करते हैं तो जीके भूलने लगते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे सबका सही था, तुमने डिलीट क्यों कर लिया? सही था। वोकेब में सबके यही हाल है, लेकिन वोकेब के टॉपिक समझो। वोकेब का एक टॉपिक है सफिक्स प्रीफिक्स, इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
वो कैब का एक टॉपिक है कंफ्यूजेबल्स, इसमें से गलत नहीं होगा, मैंने पढ़ाया है सारा। आप कहोगे तो एक बार है ना वर्ब वाले जो ये है ना लाई ले लेन, ये वाले करवा दूंगा मैं। आप समय कम बचा है तो मुश्किल होगा, लेकिन कंफ्यूजेबल वर्ड्स लाई ले लेन लेटर लेटर ये सारे पढ़ा दूंगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे स्टूडेंट्स को इनमें डिफरेंस नहीं पता। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, इन दोनों में क्या अंतर है ये नहीं पता। अरे एडवाइस, एडवाइस, अडेप्ट, अडेप्ट, ये सारी दुनिया पढ़ाती है, इसमें सबको पता है ना। ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। एंटोनियम सिनोनियम में गलती होगी सिर्फ, वो मैंने सेशन ले रखे हैं 7-8, उनको देख लेना, उनमें से आ जाए तो बढ़िया। ऑल्दो देयर वर मेनी पॉलिटिशियंस, देखो सेंटेंस पूरा सही हो गया। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट का कंजंक्शन है, देयर स्थान को बता रहा है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन होती है और प्लूरल वर्ब होती है, सारा सही है। मैनी के बाद पॉलिटिशियंस प्लूरल है और वर्ब प्लूरल है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये वर्ब पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाता जा रहा हूं साथ में, ऐसे चेक होता है। वर्ब ऑनेस्ट एंड डिसेंट, ऑल्दो देयर वर, हालांकि वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस थे जो ईमानदार थे और भद्र थे, डिसेंट थे। अब ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव आया है, क्योंकि ऑल्दो जोड़ता है कॉन्ट्रास्ट के सेंटेंस को, ये पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैसे? देयर वर जस्ट एज फिलर मच हु वर नॉट, ये प्लूरल लिखी हुई वर्ब है तो प्लूरल के साथ तो मच होता ही नहीं है, अ लिटिल होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। अब सेंटेंस कह रहा है कि बहुत सारे अच्छे थे तो कुछ थोड़े से कम अच्छे होंगे और कुछ कम अच्छे होंगे, तो ए उत्तर हो जाएगा सम, और सबके उत्तर हैं क्या सही? नेगेटिव बहुत हो रही है तो थोड़ा सोच समझ के उत्तर दो। अरे सबने सम दिया था क्या? ए उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है सम। यस, विरोधाभास है। जब ज्यादातर पॉलिटिशियंस के बारे में कह दिया है कि अच्छे हैं, तो यानी कुछ ही तो बचे जो कम अच्छे होंगे, है ना। मैनी तो अच्छे हो ही गए, कुछ है जो गलत होंगे। देखो भैया, ग्रामर में गलत मत करना, ग्रामर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर लग रहा है गड़बड़, तो थोड़ी सी चीजें डिटेल में पढ़ लो, है ना, ताकि आपके ये जो क्वेश्चन गलत ना होने के हैं वो गलत हो जाते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। चलो उत्तर दो इस क्वेश्चन का, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। द टू ब्रदर्स गॉट अप एट 8:30 दैट डे, फिलर दे रखा है ऑफ देम, ये देम लिखा हुआ है ना, देम वर टायर्ड बिकॉज, फिर से फिलर है ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल, ये भी देम लिखा हुआ है। चलो भैया जवाब दो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो रूल याद है ना, अब इसको अप्लाई करना है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होती है। ध्यान रखो, रूल याद है आपको। नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। यहां पर तो वर्ब प्लूरल लिखी हुई है, प्लूरल लिखी हुई है, इसका मतलब ना तो नाइदर आएगा, ना आइदर आएगा, ना नन आएगा, ए उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, शाबाश, मुन्नालाल जी ने उत्तर दिया है बी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर नाइदर लिख दोगे तो आपको यहां पर वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी ना, वॉज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन हो रहा है ये, डिटर्मिनर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से कहा है मैंने। पिछले एलडीसी में भी क्वेश्चन आया था बेहतरीन प्रकार का, ध्यान रखना, पिछले एलडीसी में भी क्वेश्चन आया था, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहां बहुत इसलिए आया क्योंकि वर्ब प्लूरल है, प्लूरल वर्ब इन तीनों के साथ आ ही नहीं सकती, गलत हो गई। हाँ कोई बात नहीं, आ गया। जिसने बी किया है ना उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। एवरीवन शुड हैव अ चेकअप विद द डेंटिस्ट, फिर फिलर दे रखा है 6 months। भैया जिसने शेयर लाइक नहीं किया कर देना भैया, तो आपको एक से एक बेहतरीन प्रश्न दिखा दें, फिर अभी थोड़ी देर में फिक्स प्रीपोजिशन भी करते हैं। पढ़ाया हुआ है ना ये, बिल्कुल, हरेंद्र भाटिया, सॉरी भारतीय, हरेंद्र भारतीय, माफी चाहूंगा। ईच, दोस्तों ईच और एवरी में क्या अंतर है? ईच आता है 2 या 2 से अधिक, एवरी आता है 2 से अधिक।
दो से अधिक, यानी 3 के लिए ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, 4 के लिए ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, 10 के लिए ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, लेकिन 2 के लिए एवरी नहीं आएगा, सिर्फ ईच आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ईच के बाद में ऑफ लगा सकते हो, एवरी के बाद में ऑफ नहीं लगा सकते हो, यह है दूसरी इनमें डिफरेंस। तीसरा अंतर, जब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब हमको बोलनी है हर 2 घंटे में, हर 8 घंटे में, हर 6 घंटे में, तब हम एवरी का यूज करते हैं। एवरी 2 मंथ्स, मैं हर 2 महीने में दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली एवरी 6 मंथ्स। एवरी आता है जब भी हमको क्या बताना हो, फ्रीक्वेंसी बतानी हो। तो ये सेंटेंस कह रहा है एवरीवन शुड हैव ए चेकअप, डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए सभी को हर 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एवरी आ जाएगा। ध्यान रखना, मेरी एक एक बात सुन लेना। तीसरी बात, नाउन के बाद में अगर आपको ईच और एवरी में से एक चुनना पड़े तो आप ईच को चुनेंगे, बाकी डिटर्मिनर नाउन से पहले होते हैं। जैसे एवरी लिखोगे तो इसके बाद में नाउन आएगा, ईच के भी बाद में नाउन आएगा, सम के भी बाद में नाउन आएगा, ऑल के बाद में नाउन आएगा। एकमात्र डिटर्मिनर ईच है जिसका यूज नाउन के बाद भी हो सकता है। दूसरी बात आपको लगे कि सर एवरी के बाद तो सिंगुलर नाउन होता है, तो यहां पर प्लूरल कैसे लिख रखा है, मंथ्स। तो ध्यान रखना 6 लिखा हुआ है, अगर गिनती लिखी हुई है 2 3 4 5 तो प्लूरल नाउन ही आता है। सारी बात समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहां से पढ़ूं, बीच में ये आ गया, चलो पहले पढ़ लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। द ब्लूज वॉन द फुटबॉल मैच बट, फिलर दे रखा है प्लेयर्स प्लेड वेल। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, प्लेयर्स तो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ईच के बाद तो सिंगुलर काउंटेबल होता है, हटाओ इसको। नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल होता है, लेकिन अब ये हो सकता है कंफ्यूजिंग, आइदर ऑफ के बाद भी, सब के बाद होता है, इन तीनों के बाद में इनमें से आपको करना है सिलेक्ट। देखते हैं। द ब्लूज वन द फुटबॉल मैच बट लिखा हुआ है, यानी कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। बट होता है तो कॉन्ट्रास्ट होता है। ब्लूज वॉन द फुटबॉल मैच, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड। सेंटेंस क्या कह रहा है, द ब्लूज वॉन द फुटबॉल मैच, ब्लूज ने फुटबॉल मैच जीता। लेकिन अब ये अगर बट आ रहा है तो बट कंजंक्शन हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंस का होना चाहिए। तो ऑल तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल तो पॉजिटिव सेंस देगा, है ना, कि भाई फुटबॉल मैच अच्छा खेला, इसका मतलब ही यही है कि सारे खिलाड़ी अच्छा खेले होंगे। लेकिन बट लगा रखा है, तो बट लगा रखा है तो नेगेटिव, अगला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट का होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल नहीं हो सकता। बच्चा नीदर और नन, तो ये तो अंतर आप हमेशा से जानते हो। नीदर जो है 2 के लिए आता है, 2 में से कोई नहीं। नन जो है वो आता है 2 से अधिक के लिए। बस इतना ध्यान रखना। नीदर, अब फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच में तो खिलाड़ी 2 से ज्यादा होते हैं, इसलिए नन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल, इनफैक्ट दे प्लेड क्वाइट बैडली। वो मैच जीत गए लेकिन उनमें से कोई सा भी ढंग से नहीं खेला था। इसका मतलब जीते कैसे, फिर अगले हो सकता है और बुरा खेले हो। बात समझ में आ जाएगी, थम्स अप कर दो। अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पर थोड़ी सी नई बात बता देता हूं मैं। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो यहां पर सेंटेंस में कभी कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, इसलिए अफ्यू हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये, अफ्यू हो जाएगा। राम बिश्नोई यही तो सेंटेंस कह रहा है कि अगर ऑल बैडली खेले फिर भी वो जीत गए, इसका मतलब हो सकता है कि दूसरे प्लेयर और ज्यादा खराब खेले हो। अगर सारे अच्छे खेल जाते ना, एक सेकंड, हाँ तो ये वेल लिखा है ना, ऑल प्लेड बैडली, नन ऑफ द प्लेयर्स, कोई भी अच्छे से नहीं खेला, सारे बुरा खेले, है ना।
तभी तो बट कॉन्ट्रास्ट का कंजंक्शन लगा रखा है। अगर अच्छा खेलते ना तो एंड लगाना पड़ता ये सेंटेंस। इसलिए ध्यान रखो, जो सेंटेंस की डिमांड है उसके अनुसार चलो, अपना दिमाग ज्यादा अप्लाई मत करो कि सारे अच्छा खेलेंगे तो जीत ही जाएंगे, सारे बुरा खेलेंगे तो हार जाएंगे, फिर जीत कैसे गए। सेंटेंस कह रहा है ना ऐसा, तो ऐसा ही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। He gave filler of us advice about our present goals। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसीलिए तो कंट्रास्ट का कंजंक्शन लगा रखा है। मच, वेरी गुड। थोड़ा सा भी ध्यान आपका एग्जाम में चूक जाता है ना तो भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। आपने एडवाइस को देख लिया, एडवाइस के लिए नहीं लगाना है हमको डिटरमिनर, अस के लिए लगाना है। एडवाइस तो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एवरी के बाद तो ऑफ आता ही नहीं है, कतई गलत हो गया ये। दूसरी बात, ईच के बाद अस होता है तब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। द होल ऑफ अस या मच, मच ऑफ के बाद में तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, सब गलत हो गया। ईच ऑफ बी इज द राइट आंसर। ही गेव ईच ऑफ अस एडवाइस अबाउट आवर प्रेजेंट गोल्स, हमारे जो प्रेजेंट गोल हैं उसके बारे में उसने हम सबको एडवाइस दी है। तो कुछ जिनका गलत हुआ है ध्यान रखना, मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, एडवाइस के लिए हमसे डिटरमिनर नहीं मांगा गया है, डिटरमिनर मांगा गया है ऑफ के बाद वाले अस से, तो ये हो जाएगा ईच ऑफ अस। मच ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल होता है, कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। चलो शाबाश, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो बहुत सिली मिस्टेक करवा देगा। चलो इसका जवाब दो, आसान क्वेश्चन है ये भी। ऑकलैंड इज अबाउट टू गो बाइलैंग्वेल विथ 2 डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस बट फिलर ऑफ देम इज इंग्लिश। जवाब दो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग पूजा कुमारी। हाँ सम ऑफ तो हो सकता है, सम ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, पर बार प्लूरल होती है, ये बात ध्यान रखना अगर वो सब्जेक्ट है तो। राम बिश्नोई सर आप 2-3 दिन में इतनी वोकैब कर सकें कर लेना। देखो मैं कोशिश पूरी करूंगा, आज लास्ट है ये ग्रामर का, उसके बाद वोकैब पे ही करेंगे। कल सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाएंगे, नहीं कल कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ाएंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि 2 जगह पूछेगा, एक तो वोकैब में और एक एरर स्पॉटिंग में। एरर स्पॉटिंग में भी आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कंजंक्शन और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ये जो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड है ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, तो वहां से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी और वहां पे आपको दिक्कत भी बहुत है क्योंकि सारे मैंने देख लिया एडवाइस एडवाइस, बस इसी पे ही ध्यान है, किसी का लाए ले इन पे ध्यान ही नहीं है, तो उनको पढ़ लेते हैं अपन। ऑकलैंड इज अबाउट टू गो बाइलैंग्वेल। ऑकलैंड एक राज्य जो भी है राज्य देश में बाइलैंग्वेल होने वाला, यानी कि 2 भाषाएं वहां पे चलेगी विथ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएगी, बट लेकिन उनमें से कोई सी भी इंग्लिश नहीं है। जवाब क्या आ रहे हैं आपके, सी आ रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 लिखी हुई है यहां पर, बाइलैंग्वेल मतलब 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है दोस्तों, तो 2 के लिए तो नन आता ही नहीं है, सबसे पहले तो इसको उड़ा दो, ये बात ध्यान रखो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि नन का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, नीदर का होता है 2 से कम के लिए, 2 के लिए नीदर का और 2 से ज्यादा के लिए नन का, थोड़ी देर पहले कहा था, ठीक। अगला सेंटेंस अपन को लिखना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में इधर भी नहीं होता, इधर भी नहीं होता, ये भी कट जाएगा। अगला सेंटेंस नेगेटिव लिखना है क्योंकि बीच में लिखा हुआ बट। अब थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जान लो, बोथ के बाद में नाउन भी प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, जबकि नीदर के बाद में, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। नीदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होती है। यहां पर वर्ब सिंगुलर लिखी हुई, नीदर उत्तर हो जाएगा। वैसे भी नेगेटिव सेंस देना था, नेगेटिव सेंस देना था तो नीदर ही आएगा, सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को कैसी लगी ये बात, जल्दी से थम्स अप कर दो, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, वी हैव इंटरव्यूड 20 कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट पोजीशन। जो खाली पोजीशन थी उसके लिए हमने 20 लोगों का इंटरव्यू किया, बट फिलर ऑफ देम वाज एक्चुअली गुड फिट।
आंसर दो आराम से। माही मित्तल ने कहा डी, नन, नीदर। हमने कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है? 20 का। 20 यानी 2 से अधिक, तो 2 के लिए होता है नीदर, इसको काट दो। मच के बाद अनकाउंटेबल होता है, इसको काट दो। बचा है मोस्ट और नन। मोस्ट के बाद में नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। नन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। उत्तर हो जाएगा डी, नन। वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया, उत्तर डी कर रहे हो आप लोग, शाबाश। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन नहीं। अब दो जवाब। ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हिल जाए आदमी, बाहर आके सोचे ओल्ले गलत हो गया, बाहर आके लगे कि सब गलत हो गया। मैनी ऑफ यूरोप आर, मच ऑफ यूरोप, जेपी मेनारिया। क्या प्रश्न है, गजब। इधर देखो, सबसे पहली बात, यूरोप एक महाद्वीप का नाम है, और ये महाद्वीप का नाउन प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। एशिया, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अनकाउंटेबल है। इंडिया को इंडियाज नहीं लिख सकते, यूरोप को यूरोप्स नहीं लिख सकते, एशिया को एशियाज नहीं लिख सकते। एक ही तो है एशिया, कितनी बार लिखोगे? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी गलती कहां हुई है। तुमने मैनी क्यों कहा है, तुमने इस आर को देखा है। मैं आ रहा हूं तुम्हारी बात पर। आर क्यों लिखा है? आप तो कह रहे थे ना सर इतनी देर से मच ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। दोस्त अब भी समझाता हूं, मच आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है यूरोप। अनकाउंटेबल के लिए ये तीनों ही नहीं आ सकते, ईच सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। आर क्यों आया? अरे दोस्त, सब्जेक्ट तो ये है ना, एंटी वॉर प्रोटेस्ट एंड इंसिडेंट्स। यहां तो इन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद वाला तो सब्जेक्ट ही नहीं होता है। जब ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये आर तो इसके लिए आया है, एंटी वॉर प्रोटेस्ट एंड इंसिडेंट्स। ये प्लूरल है इसलिए वर्ब आर आई है। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कितनी बार पढ़ा, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर इसके अनुसार वर्ब क्यों लगा रहे हो कि भाई आर आएगा, आर आएगा, आर आएगा? ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ये तो ऐसे ही बैठा है, इन मच ऑफ यूरोप। इतना दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, अगर क्वेश्चन पेचीदा है तो। नहीं तो बाहर आके करोगे ओले गड़बड़ हो गई। बात समझ में आए तो हम सब करो। यूरोप, यूरोप तो एक का ही नाम है ना। यूरोप, इंडिया भी एक देश का नाम है। यहां तो राज्य कितने सारे हैं, तो इंडिया प्लूरल थोड़ी हो गया। राज्य जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे अगर आप कहोगे स्टेट, तो स्टेट एक नाउन है जो काउंटेबल है, इसको स्टेट्स लिख सकते हैं। कंट्री एक नाउन है, कंट्री एक नाउन है जिसको कंट्रीज लिख सकते हैं। लेकिन अगर कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया ना। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है। नाउन कौन है? यूरोप प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट, यही तो अंतर है सब। एक तो है यूरोप और एक मैंने लिखा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट शब्द तो काउंटेबल है, इसमें एस जोड़ सकते हो क्योंकि महाद्वीप को गिन सकते हैं, 7 महाद्वीप है। लेकिन इसी में से यूरोप कह दिया तो यूरोप तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस नहीं जुड़ता है, यह समझना होगा आपको। यूरोप शब्द हमेशा अपने आप में सिंगुलर रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मैंने सारा पढ़ा दिया, प्रॉपर नाउन क्या, अनकाउंटेबल नाउन क्या। बात समझ में आए? थम्स अप करो जल्दी से। कंट्री को कंट्रीज कहते तब अपन उसको मैनी करते। मनोज शर्मा, शब्द लिखा हुआ होता वहां पर कंट्रीज, शब्द लिखा हुआ होता कंट्रीज, तब हम इसको मैनी कहते हैं। मच ऑफ यूरोप, अधिकांश यूरोप में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आसानी है ये, जवाब दो। अरे पिछले वाला क्वेश्चन कितना खतरनाक था, आर देख के मैनी लगा दिए ना। हाँ, फिलर ऑफ द एनिमल्स दैट, ये क्वेश्चन एलडीसी 2018 का है। बेहतरीन प्रश्न, 2018 एलडीसी का। ऑफ लिखा हुआ है, एवरी नहीं आ सकता।
एनिमल्स लिखा हुआ है प्लूरल, मच नहीं आ सकता, बच गए सम और ईच। डेजर्ट, वो डिजर्ट होता है, उसका मतलब होता है मिठाई। डेजर्ट मतलब होता है एक डेजर्ट का मतलब छोड़ देना, वीरान भी होता है डेजर्टेड, ये है डेजर्ट यानी रेगिस्तान। अब हमको पता है ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है, ध्यान रखना। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। सम ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब तो आएगी सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब आएगी प्लूरल वर्ब। ध्यान रखो ये बात। सम ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, ये इन सब के बाद में नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। सॉरी, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर। ठीक है, यहां पर लिखी हुई हमारे पास में वर्ब प्लूरल प्लूरल है, इसलिए ईच ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्तर हो गया बी, सम ऑफ द एनिमल्स। अब हम इसके अनुसार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अगर इसके पहले इन वगैरह कुछ लगा दोगे तो नहीं रहेगा ये सब्जेक्ट। बेहतरीन प्रश्न है ये। हाँ, सूखा एरिया वाला डिजर्ट, रेगिस्तान। चलो जवाब दो, आसान प्रश्न है। Although there are filler brilliant students in the state, only a few, देखो only के बाद केवल a few आता है, few नहीं आता है। Only a few will choose to remain in the state after graduation। जवाब दो, मैं 1 मिनट मार रहा हूं। हाँ जी, मैनी। चलो मैं भी पढ़ लेता हूं। देयर आर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मच नहीं हो सकता, नन भी नहीं हो सकता। नन ऑफ के बाद प्लूरल होता है, नन के बाद सिंगुलर होता है, बचा प्लेंटी और मेनी। प्लेंटी, प्लेंटी भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लेंटी के बाद तो ऑफ होता है। प्लेंटी अपने आप में तो कोई शब्द ही नहीं है। सी उत्तर हो गया मेनी, सबका जवाब सही है, वेरी गुड। प्लेंटी के साथ ऑफ आता है, यस। प्लेंटी अपने आप में अकेला तो शब्द ही नहीं है, प्लेंटी के बाद ऑफ आना चाहिए। ऐसे ही अलॉट, ये अलॉट प्रोनाउन हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, लेकिन अगर डिटर्मिनर है तो ऑफ आना चाहिए। ऐसे ही शब्द लॉट्स, लॉट्स के बाद में भी क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। ध्यान रखना, अ है तो लॉट्स नहीं लिखते हैं, और अगर लॉट, सॉरी एस नहीं लगाते हैं। अगर आपने लॉट्स लिखा है ना तो इसके पहले ए नहीं लग सकते आप, है ना। और ध्यान रखना लॉट ऑफ भी कुछ नहीं होता है, लॉट ऑफ भी गलत है, इसके पहले ए लगाना पड़ेगा तब सही होगा ये। तो प्लेंटी के बाद ऑफ आना चाहिए, ये गलत हो गया, सी आंसर हो गया। Failure of the workers in the factory have decided to stop working until their demand for a pay rise has been met। उनकी डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने डिसाइड किया है कि वो काम नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे काम को। चलो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो, क्यों भाई मोस्ट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है उनमें से 2-4 आदमी जा रहे हो। डी ही क्यों किया है आपने? कुछ हो सकता है अधिकांश जो वर्कर्स हैं वो हैं, कुछ 2-4 जा रहे हो जिनको पे राइज से मतलब ही नहीं है। कुछ ईमानदार भी होते हैं, वो नहीं करेंगे बंद। डीसी सैनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ देखो, अगर मोस्ट के बाद में ऑफ नहीं लिखा है तो आप नाउन लिखते हैं सीधा, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आप मोस्ट द वाटर नहीं बोल सकते या मोस्ट द स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, आर्टिकल का नियम आ जाएगा इसमें। अगर आपको द लगाना है तो ऑफ लिखना पड़ेगा भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। या तो आप लिखो मोस्ट स्टूडेंट्स, ये भी सही है, ठीक है, या लिखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, ठीक है।
ये दोनों ही सही है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी गलत है, आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। ये नियम दोस्तों मोस्ट के साथ भी और सम के साथ भी और होल के साथ भी ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और द होल द वर्कर्स नहीं हो सकता, ऑफ लगाना पड़ेगा, द होल ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, या होल द वर्कर्स नहीं, द होल वर्कर्स। ये किसके साथ होता है? ऑल, बोथ, हाफ, ये तीन ऐसे डिटर्मिनर हैं जिनके बाद आर्टिकल द और नाउन लिख सकते हो आप। ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स और हाफ द स्टूडेंट्स, आधे स्टूडेंट्स। मान लो 30 बच्चे हैं, आज 15 ही आए, तो हम कहेंगे हाफ द स्टूडेंट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स और हाफ द स्टूडेंट्स, यानी कि ऑल, बोथ और हाफ, इन तीनों के बाद आर्टिकल आ जाता है, उसके बाद नाउन आता है। एक एक चीज बता रहा हूं मैं क्लास में, अगर आप इस चीज से अवगत नहीं है तो आज ध्यान रखो। हाफ के बाद में आर्टिकल द होता है। आधा पानी को हम क्या लिखते हैं? आधे पानी को हम लिख सकते हैं हाफ द वाटर, हाफ द वाटर या हाफ ऑफ द वाटर। ये दोनों सही है एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल बिल्कुल। बोथ स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों एक्सप्रेशन सही हैं। सम के बाद द नहीं आता, सम के बाद द आ सकता है, लेकिन बीच में ऑफ चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ द फूड। अगर आपको सम के बाद आर्टिकल लगाना है तो बीच में ऑफ आना चाहिए। क्या बात है, कितनी सारी बातें हैं जो डिटर्मिनर से भी मिसिंग थी आपके, वो भी आज पूरी हो जाएगी। आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड, हाँ, आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैड वेरी, फिलर दे रखा है, सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। मैं मदद करना चाहता था, मैं मदद करना पसंद करता मेरे दोस्त की, लेकिन मेरे पास जो समय है वो बहुत कम था, इसलिए मुझे उसको मना करना पड़ा। हैड टू रिफ्यूज हर, आई हैड टू रिफ्यूज हर का हिंदी होता है मुझे उसे मना करना पड़ा। ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन पूरा बैच में, तो आप देख लेना। उसमें हैड टू का मतलब गलत होता है, अलग होता है, M2 का अलग होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो जाएगा लिटिल, डी उत्तर है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। सही बात है। अगला क्वेश्चन, Failure of the teachers thought that the academic term would not be enough to cover all the subjects, so a number of units of the book were skipped. टर्म का मतलब यहां पर टाइम से है ना, टर्म का मतलब है टाइम। आसान है। देखो, नो के बाद तो ऑफ आता ही नहीं है, क्योंकि नो तो प्योरली डिटर्मिनर है। नन के बाद आ सकता है, मच के बाद आ सकता है और मोस्ट के बाद आ सकता है, लेकिन मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। ये अनकाउंटेबल नहीं है, प्लूरल नाउन नहीं है, तो ये कट गया। अब बच गए दो। ऐसे क्वेश्चन आए ना डिटर्मिनर में तो मजा आएगा। देखो, सेंटेंस कह रहा है कि ज्यादातर जो टीचर थे उनको लगा कि समय कम है, इसलिए सो अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बुक वर स्किप्ड। जो किताब के ज्यादातर टॉपिक है उनको स्किप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ज्यादातर टीचर सोच रहे थे कि टाइम कम है। ज्यादातर टीचर, अगर कोई भी टीचर नहीं सोच रहा होता ऐसा तो स्किप क्यों करते भैया? टॉपिक्स को पढ़ाई देते ना सारे ही। स्किप कराई क्यों है? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि समय कम रहेगा। कौन मानते थे? मोस्ट ऑफ मानते थे। ए उत्तर है। बहुत बढ़िया जवाब दिया, शाबाश। अगला क्वेश्चन, हियर इट इज, पर इसमें तो फिलर ही नहीं पता कहां है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, इसका जवाब दो। आसान क्वेश्चन है ये भी, आसान तो नहीं है, ठीक ठाक है। फिलर ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड इन द होटल। टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अफ्यू नहीं हो सकता, मैनी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कौन होगा? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर और प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा। मीनिंग क्या होना चाहिए? ऑफ आर टाइम वॉज वेस्टेड इन द होटल रूम। होटल रूम में टाइम वेस्ट हो गया। ऑन हॉलीडे बिकॉज द वेदर वॉज बैड ऑल्दो इट वॉज समर टाइम। समर टाइम था लेकिन फिर भी वेदर जो है बैड था, और वेदर बैड था तो क्या हो गया? टाइम वेस्ट हो गया। कितना टाइम वेस्ट हो गया? बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया।
प्लेंटी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। मीनिंग वाले सेंटेंस है ये, सीधा रटन तो विद्या वाले नहीं है, मीनिंग करना पड़ेगा। The vocabulary list had been memorized by filler of the students and each one scored over 80% on the exam. चलो इजी है। एवरी के बाद तो ऑफ आता ही नहीं है, ये तो गलत हो ही गया। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी गलत हो गया। द होल के बाद में वापस से आर्टिकल द नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ऑल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये रटंत विद्या वाला है क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन कट गए हैं। हाँ, सभी बच्चों ने याद कर लिया इसलिए बहुत अच्छे नंबर आ गए। In my country, filler universities offer a wide range of courses. That's why they are preferred by foreign students as well. ये भी इजी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ही इजी है ये। क्यों? क्योंकि एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, मोस्ट के बाद दो हो सकते हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कैसा है? प्लूरल काउंटेबल है। ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। तीनों कट गए, तीनों कट गए, उत्तर आ गया डी। बिल्कुल सही बात है मुन्नालाल जी, मैंने शुरुआत में डिटर्मिनर लिख लिए थे, पढ़ लेना। अ डील ऑफ एन अमाउंट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन कट जाएगा। मोस्ट के बाद दो प्रकार के नाउन हो सकते हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। एस जे स्टडी अपना जवाब ठीक करें। अ डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। आप लोग अगर लेट जुड़े हो तो मैंने आपको शुरुआत में ही लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 72 के आसपास मैंने ये लिख दिया था। बिल्कुल भी मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो यहां लिखा हुआ होगा, ये लिखे हुए, ये देखो, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और ए क्वांटिटी ऑफ। इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मोस्ट के बाद दोनों हो सकते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है ऑल, सम, मोस्ट। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यहां आपको इस क्लास में क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि यहां आपको पढ़ने को पूरा मिलेगा, यहां आपको कोई दिक्कत में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शी गॉट पास्ट विदाउट, शी गॉट हिज पासपोर्ट, पासपोर्ट मिल गया विदाउट फिलर प्रॉब्लम। हाँ सही बात है भैया, ध्यान पूरी तरह से क्लास में रखो। ठीक है। विदाउट नेगेटिव शब्द होता है, नेगेटिव में हमको एनी का यूज करना चाहिए, तो यहां एनी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एनी, ए इज द राइट आंसर। चलो लास्ट 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। Today, filler of people who enjoy winter sports is much greater than that of. ठीक है। द नंबर ऑफ ए और डी में बहुत बड़ी टक्कर चल रही भाई। ए डील ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नाउन लिखा हुआ पीपल, और पीपल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या बात है, बढ़िया प्रश्न। ये गलत हो गया। अब यहां तो दोस्तों मैनी भी हो सकता है, मैनी के बाद भी पीपल होता है, अपने ए नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल होता है, सबके बाद प्लूरल होता है। क्यों यार, मेरा तो बढ़िया है।
क्या ये राम बिश्नोई जो आपने लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है? आई एम नॉट एबल टू मेक आउट। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का खास ख्याल रखें। मैनी, अ नंबर ऑफ, सेवरल, सर्टेन, वेरियस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है, सॉरी। अ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होती है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पूरा काम आता है डिटर्मिनर में। ये देखो यहां पर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है तो ये दोनों कट जाएंगे, उत्तर हो जाएगा डी, द नंबर ऑफ, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, नहीं एग्जाम में मात खा जाओगे। अच्छा ऐसा है क्या? क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट है क्या? कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है ना। नाम आप अपने हिसाब से बस रख लो, कुछ भी नहीं, अच्छा रखना भाई। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड फिलर दे रखा अदर सी क्रिएचर्स यूज हाईली सफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम। बस तो ये तो देख लो, इजी क्वेश्चन होगा। क्रिएचर्स प्लूरल है, प्लूरल है तो ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। एनी नेगेटिव में आता है तो मैनी, उत्तर हो जाएगा सी। हाँ सही बात है, इसका जवाब सबने सही दिया है। टी लिखा हुआ है मच, मच के बाद प्लूरल नाउन कैसे आया? मच के बाद में कैसे आ गया ये? मैनी होना चाहिए, सही बात है। बस बहुत सारे कर लिए। अरे तो आप गए क्या डिटर्मिनर से? फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े अब, थोड़े से फिक्स प्रीपोजिशन देख लेते हैं। बोलिए। एक दो क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन कर लेंगे। नो सर, नो सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, नो सर। आप लोग कभी यूनानिमस भी कहोगे या फिर सारे ऐसे अलग अलग करोगे? चलो आ जाओ। The dietary habits of a child often have failure to do with that child's eating habits as an adult. लिटिल आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है डाइटरी हैबिट ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड की डाइटरी हैबिट होती है हैव, उसका बहुत ही कम होता है विथ दैट चाइल्ड्स ईटिंग हैबिट्स एज एन एडल्ट। उसका बहुत कम ही भाग उसके एडल्ट के रूप में काम आता है। यहां पर एडवर्ब चाहिए था, एडवर्ब लिटिल हो सकता है केवल। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। डिटर्मिनर के बाद नाउन होना चाहिए भाई, डिटर्मिनर के बाद क्या होना चाहिए? नाउन, ये बात पक्की है। अब यहां पर आपको नाउन दिख रहा है, ये तो इन्फिनिटिव है टू डू, इसका मतलब यहां पर डिटर्मिनर नहीं आएगा, यहां पर आएगा एडवर्ब। और इन जितने भी शब्द आपने याद किए, मैनी, सेवरल, वेरियस, सर्टेन, इसमें से एडवर्ब केवल 3-4 ही होते हैं। कौन होते हैं मैं बता देता हूं। अ लॉट एडवर्ब हो सकता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एडवर्ब हो सकते हैं, सॉरी द लिटिल तो नहीं होगा, लिटिल और अ लिटिल एडवर्ब हो सकता है, और इसके अलावा आपका एडवर्ब हो सकता है मोस्ट, बाकी कोई एडवर्ब नहीं होते। तो यहाँ एडवर्ब चाहिए था इसलिए लिटिल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको बाद में नाउन ही नहीं दिख रहा तो डिटर्मिनर लगाओगे ही क्यों? ये तो सारे डिटर्मिनर सब गलत है। अगला क्वेश्चन, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देयर आर लिटरेसी क्लासेस फॉर वर्कर्स। लिटरेसी क्लासेस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए लिटरेसी क्लासेस होती है। फिलर ऑफ होम नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, जब वो जो वर्कर्स हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं या उनमें से लोग हैं ग्रेजुएटेड नहीं है हाई स्कूल से। होम, फिलर ऑफ होम, ये किसके लिए लगाना है अपन को? वर्कर्स के लिए लगाना है। वर्कर्स प्लूरल है, मैनी आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्या क्या लगा रहे हो? अ लिटिल लगा रहे हो। अरे ये होम किसके लिए यूज हुआ है, पहले ये तो लगाओ पता। तुमको ये कैसे पता चल गया कि होम अनकाउंटेबल है कि प्लूरल है या सिंगुलर है? बहुत दिमाग का गेम हो जाता है कभी कभी। रटन विद्या वाले क्वेश्चन है वो तो आसान है, सब आंसर दे देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पहले आप बताओ ये होम सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके लिए आपको जानना होगा कि ये होम आया किसके लिए।
इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में देयर आर लिटरेसी क्लासेस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए लिटरेसी क्लासेस चलाई जाती है। कौन? फिलर ऑफ होम नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, जिनमें से अधिकांश या जिनमें से कई सारे ग्रेजुएट नहीं है। अब ये होम है कौन? ये होम है वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स ही हैं जो ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि वर्कर्स के लिए लगाना है। अब वर्कर्स प्लूरल है जिसके लिए ना ए लिटिल आएगा, ना मच आएगा, ना एनी आएगा, डी उत्तर हो जाएगा मैनी। वेरी गुड क्वेश्चन। वर्कर्स के लिए होम आया है। गुड मॉर्निंग आरजू। आरजू डी होगा कि नहीं होगा बताओ? जल्दी जल्दी में ना करें, ध्यान दें। ये होम किसके लिए आया? इसी के लिए डिटर्मिनल लगाना है। क्या बात है, ये प्रश्न आ गया भाई। अब ये क्वेश्चन तो इजी हो सकता है। इन द फर्स्ट filler months of life an infant learns how to lift its head, तो months तो plural है। अब लगाओ, any नहीं आएगा, बाकी तीनों आ सकते हैं। अब कौन सा आना चाहिए? how to lift its heads, how to smile and how to recognize its parents in the first, बहुत सारे महीनों में या थोड़े से महीनों में बच्चा, मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, अपना गर्दन स्थिर रखना, ये तो थोड़े समय में ही सीख जाता है। इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों। अगर आप लिख दोगे मैनी मंथ्स या अ लॉट ऑफ मंथ्स, तो वो तो साल भर का हो गया, तो गर्दन ही रखना सीखेगा, फिर चलना कब सीखेगा? आसान क्वेश्चन है। टर्म्स प्लूरल है। प्लेंटी के बाद ऑफ चाहिए, गलत है। सेवरल के बाद में प्लूरल हो सकता है। अलॉट के बाद ऑफ चाहिए, गलत है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, गलत है। बी उत्तर है सेवरल। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, फटाफट हो जाएगा। आर्टिकल के क्वेश्चन बिलो फील म्यूजिक इंडस्ट्री गलत हो गए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। गलत हो रहे हैं। अरे आर्टिकल के क्वेश्चन कल लूंगा, आज ना तो पीपीटी में है मेरे पास में। आज मेरा उद्देश्य इन दो का था। अब मैं ना शुरू कर रहा हूं, वो क्या कहते हैं उसको, फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन कर रहे हैं अपन, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन शुरू करते हैं यहां से। फिक्स प्रीपोजिशन यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। अरे बात सारी समझ गए कि नहीं समझ गए? सारे रूल्स जो भी अलग अलग है लिख लिया करो। चलो भैया, हाँ तो फिक्स प्रीपोजिशन के लिए नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ। बढ़िया, आपको फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में आते भी कई हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन मेनली फिक्स प्रीपोजिशन से आएगा, तो कुछ क्वेश्चन उसके अपन देख लेते हैं, ठीक है। और कल करेंगे अपन आर्टिकल वगैरह। बस हाँ, अगले 10-15 सेकंड में ये फाइल अपलोड हो जाती है, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। लेटर की क्लास भी लो। यस, लेटर की क्लास भी लूंगा कल। आर्टिकल और लेटर, चलो दोनों मिक्स। कल आर्टिकल और लेटर दोनों को मिला के ले लेते हैं। और बोलो भाई, पहले से ही उसमें ये आ जाएगा, है ना। देखो मेरे पास ये लिखे हुए भी हैं, ये पूरी फाइल कंप्लीट भी तैयार है। देखो अब यहां से शुरू हो रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन। इसमें मैं इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन आपको सारे बता सकता हूं। वैसे मैंने आपको इतने फिक्स प्रीपोजिशन इसमें लिखा रखे हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं हम इसको थोड़ा सा पढ़ना। सारे लाइव, हाँ ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन तो करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, मेजर, माइनर। ये हमारे डिग्री में भी बहुत पूछते हैं भैया। आपको पता है सीनियर जूनियर जो है डिग्री के लिए आते हैं। सुपीरियर
इंफीरियर, प्रायर, इसके अलावा मैं और लिख देता हूं प्रिफर, प्रेफरेबल, ये सारे इन सभी के बाद में टू का यूज किया जाता है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। पर याद रखना जो भी ओ आर से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स हैं ये सारे पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं हमेशा, और इनके बाद में टू का यूज किया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में। अगले प्रीपोजिशन, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉन्ड ऑफ, स्लेव टू, फेमस फॉर, नोटोरियस फॉर। अब इनको एक बार अपन इधर लिख देता हूं मैं, आप बस पढ़ते जाओ इनको और याद करते जाओ। देखो फेमस का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, इसका अपोजिट शब्द है दोस्तों नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है दोस्तों कुख्यात होना। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात, किसी के लिए फेमस होना, खराब कारणों से फेमस होना। इन दोनों के लिए दोस्तों फोर का यूज होता है, फेमस फोर। जैसे मुंबई इज फेमस फॉर इट्स सी, है ना, और नोटोरियस फॉर, ये सब कुख्यात के लिए होता है। ठीक है, चलो इस चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया, ये भी आसान है। नॉन टू और नॉन फोर, देखो नॉन का मतलब भी यही होता है फेमस होना। नॉन का मतलब भी कौन होता है भैया? फेमस होना होता है। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। मैं ये शीट दिखा रहा हूं आपको, इसमें बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, नॉन के बाद में दोस्तों फोर आता है। नॉन फोर, किसी चीज के लिए जाना जाता है। नॉन के लिए जो टू आता है ये पेसिव वॉइस में आता है। नॉन के लिए टू किस में आता है? नॉन के लिए टू आता है पेसिव वॉइस में, यानी एजेंट के लिए आता है। जैसे आई नो राम, इस सेंटेंस को जब पेसिव करना है तो सेंटेंस हो जाएगा राम इज नोन टू मी। यानी जब हमने इसको पेसिव वॉइस में लिखा है तब यहां पर कौन आ जाता है दोस्तों? तब यहां पर आ जाता है टू। ठीक है, और टू आ जाता है, और टू के बाद में अपन ने एजेंट लिख ही दिया, तो नोन के साथ टू आएगा जब एजेंट लिखा हो पेसिव वॉइस में। मैं यहां पर अंकित कर देता हूं। और फोर तब आता है जब किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो। ठीक है, चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। डाई ऑफ, डाई एट, डाई फ्रॉम, किल्ड इन एक्सीडेंट, इसके साथ में और लिख देता हूं डाई इन एक्सीडेंट, है ना, डाई इन हार्नेस। डाई के साथ इतने सारे प्रीपोजिशन हो सकते हैं, हम पढ़ते हैं। देखो डाई ऑफ कब आता है? जब किसी डिजीज से मृत्यु हो, किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाए, डाई ऑफ कैंसर या व्हाटएवर, किसी डिजीज से अगर मृत्यु होती है तो डाई के बाद क्या आता है भैया? ऑफ आता है। ठीक है, डाई फ्रॉम कब आता है? जब किसी आकस्मिक घटना से, है ना, आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना क्या हो सकती है? आकस्मिक घटना हो सकती है जैसे बाढ़ में, या किसी को इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाए, तो ये जो आकस्मिक घटना है इसके लिए डाई के साथ फ्रॉम का यूज होता है। एक्सीडेंट में मृत्यु अगर हो तो किल्ड इन एक्सीडेंट या डाई इन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट में मृत्यु होने के लिए होता है। डाई इन हार्नेस, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कार्यस्थल पर मृत्यु। कार्यस्थल पर मृत्यु, ठीक है, जब किसी की जॉब के ऊपर या काम जब वो जहां पे कर रहा है ऑफिस वगैरह में जिसकी डेथ हो जाए, जैसे क्रिकेट खेलते हुए फिल ह्यूजेस की डेथ हो गई थी क्रिकेट खेलते हुए, तो कार्यस्थल पर जो मृत्यु होती है उसको कहा जाता है डाई इन हार्नेस। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में इसको देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, यहीं से क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के आपको मिलेंगे। क्या अंतर है वो भी मैं बता देता हूं। डाई के बाद ऑफ कब आता है? जब डिजीज से मृत्यु हो। फ्रॉम कब आता है? जब कोई आकस्मिक घटना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक वगैरह से या बाढ़ से, भूकंप से। किल्ड इन एक्सीडेंट और डाई इन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट में मृत्यु होने के लिए होता है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्यस्थल पर मृत्यु। ठीक है दोस्तों, चलो अगली ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। जेलस का मतलब होता है जलना। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। अवेयर का मतलब होता है जानकार या सचेत, है ना। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना।
इग्नोरेंट का मतलब होता है किसी चीज से अनअवेयर होना, यानी जानकारी ना होना, और बिवेयर का मतलब सावधान रहना। ये सारे के सारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले एडजेक्टिव हैं। जैसे कॉन्फिडेंट, और शब्द लिख देता हूं मैं यहां पे, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट भी क्या होता है? मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द है ना। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब गर्व करना होता है। मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले जितने भी एडजेक्टिव है सबके साथ ऑफ आएगा। अगर याद ना भी रहे तो आप ये चीजें थोड़ी सी अगर दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा काम आराम से, है ना। तो फीलिंग्स वाले जितने भी, अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ, अशेम्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, बिवेयर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ और प्राउड ऑफ, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, इनका ध्यान रखना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ही बहुत आता है दोस्तों, है ना। जैसे यहां भी लिखा हुआ है गिल्टी ऑफ, गिल्ट फॉर, चार्ज विथ, और लिख देता हूं अक्यूज्ड ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का दोषी होना। ध्यान से समझो। ठीक है। गिल्टी मतलब दोषी। गिल्ट का मतलब होता है दोष। चार्ज का मतलब भी होता है किसी के ऊपर दोषारोपण करना या फिर अभियोग चलाना। और अक्यूज्ड का मतलब भी होता है अभियुक्त। क्या होता है? अभियुक्त, यानी कुल मिला के दोषी, जिसके ऊपर जो है केस चलाया जा रहा है, अभियुक्त। तो गिल्टी के साथ ऑफ, गिल्ट नाउन है, इसके साथ आ जाएगा फॉर, चार्ज के साथ विथ और अक्यूज के साथ ऑफ। इन का ध्यान रखना। मीनिंग सबका लगभग सेम है लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग है। जैसे चार्ज के साथ विथ आता है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है, गिल्टी के साथ ऑफ आता है और गिल्ट के लिए फॉर आता है। दोस्तों चारों का मतलब होता है दोषी या दोष या अभियुक्त। ठीक है, चलो सब अगले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रहा है। अबाइड बाय, adhere to, conform to और comply with। चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल वोकैब में भी पूछ सकते हैं। चारों का मतलब होता है अनुसरण करना, पालना करना, अनुसरण करना या पालना करना। अबाइड बाय, बंधे होना किसी चीज से। अडेयर टू, अनुसरण करना। कंफर्म के साथ आता है टू और कंप्लाई के साथ आता है दोस्तों विथ। ये चारों फिक्स प्रीपोजिशन, चारों का मीनिंग सेम है। चारों का मीनिंग होता है अनुसरण करना, लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग है। इन चीजों को देख लेना, याद कर लेना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, और यहां पर एक और शब्द लिख देता हूं, इनडेटेड। IN, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे आराम से दिख जाए। ठीक है, इनडेटेड बहुत अच्छे शब्द हैं। मैं सारे पेयर बना के लिख रहा हूं क्योंकि इन सबका मीनिंग सेम है। थैंकफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल की स्पेलिंग देख लेना, GRATE होती है, GREAT नहीं होती। थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड और इनडेटेड, इन सभी का मतलब होता है कृतज्ञ होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना या आभारी होना। यह मतलब होता है इन चारों का ही। इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन है? तो टू भी आ सकता है और फोर भी आ सकता है। टू कब आता है? जब किसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा हो, किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हो, तब हम लिखते हैं थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज्ड टू या इंडेटेड टू। अगर किसी बात पर आभारी हैं यानी समथिंग पर आभारी हैं, तब हम फोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो ये से, आई एम थैंकफुल टू यू
फॉर योर हेल्प। देखो इसको, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। व्यक्ति के लिए अगर है यू लिखा हुआ है तो ये समवन है, समवन है तो दोस्तों टू आ जाएगा। योर हेल्प ये समबडी है, किसी सॉरी समथिंग है, किसी बात के लिए है। हेल्प के लिए अगर आभार व्यक्त कर रहे हैं तब आना चाहिए दोस्तों फॉर। तो ये चारों शब्द सेम मीनिंग के हैं, सेम प्रीपोजिशन इनके लिए यूज होते हैं। इन सबको एक साथ याद करना है, अलग अलग याद नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ नहीं ये मैं लिखा नहीं हूं, ये तो वो है क्या कहते हैं इसको, स्लाइड ही बनी हुई है। थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज टू और इनडेटेड टू, ये चारों के साथ सेम प्रीपोजिशन आता है टू और फोर। कृतज्ञ होना या आभारी होना सेम जो है, इनको एक साथ याद करना जरूरी है, ठीक है। हाँ ये भी पेयर है, इनको भी साथ में याद कर सकते हो। की टू, काइंड टू, बेनेवलेंट टू, क्रूअल टू, आगे मैं और लिख रहा हूं, बेनिफिशियल टू, हेल्पफुल, ठीक है, फेवरेबल, कंड्यूसिव, है ना, टू, हार्मफुल और इंजूरियस। अब आपको कहने में तो लगेंगे कि ये इतने सारे हैं, इतने सारे नहीं है, एक ही है, ये सबका मीनिंग सेम है। की टू का मतलब होता है लाभदायक या जरूरी, काइंड टू का मतलब होता है दयालु, बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, हेल्पफुल का मतलब होता है लाभदायक, फेवरेबल का मतलब होता है सहायक, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, इंजूरियस का मतलब होता है नुकसानदायक, हानिकारक। सबका मीनिंग एक ही है, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू आ रहा है। बस इतना याद रखना है, एक शब्द याद आएगा तो सारा हो जाएगा, है ना। एक अगर शब्द याद है तो सारे हो जाएंगे। इनके सिनोनियम एंटोनियम्स भी याद होते हैं और साथ ही साथ इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी याद होता है। दोस्तों कंड्यूसिव का मतलब भी सहायक होता है। अगर इस शब्द का मतलब पता है तो प्रीपोजिशन लगा दोगे, क्योंकि सहायक और हानिकारक टू आता है ना। कोई भी चीज अगर सहायक है किसी के लिए या हानिकारक है, ऐसे किसी भी शब्द के साथ दोस्तों प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा, किसके लिए सहायक या किसके लिए हानिकारक, ठीक है। इसलिए शब्द जो सेम प्रकार के हैं उनको सेम साथ याद करो, बहुत जल्दी बहुत सारे प्रीपोजिशन याद होंगे, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। जैसे ये शब्द है लाफ एट, मोक एट, एम एट, ये शब्द थोड़ा अलग है इसमें पर कोई बात नहीं। स्माइल एट, चकल एट, है ना। ठीक, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ में दोस्तों एट का यूज होता है। हंसने वाले जितने भी शब्द हैं, जिस भी प्रकार से चाहे आप हंसो किसी पे, चाहे किसी की हंसी उड़ाने का सेंस हो, सबके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, एट का यूज होता है। एक क्वेश्चन इसका पिछले साल एग्जाम में आया था, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किससे आया था। हाँ स्कॉर्न, SCORN, एट, इसका मतलब, और मोक एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना मतलब हंसना, लेकिन हंसना किसी का हंसी उड़ाते हुए हंसना, ये मीनिंग थोड़ा सा अलग है। स्कॉर्न एट और स्मोक एट, इसका मतलब भी होता है मजाक उड़ाना, उपहास करना, ठीक है। बाकी लाफ का मतलब होता है हंसना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, इन सब के साथ एट होता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, फेट स्माइल्स, आंसर दो, एट, ऑन,
इन या टू? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो उत्तर दो, बातों मत करो। आंसर क्या होना चाहिए? फेट, स्माइल, फिर फिलर दे रखा है हिम। एट, इन, स्माइल के साथ एट। वेरी गुड दोस्तों। फेट का मतलब होता है भाग्य। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। ध्यान से समझो। भाग्य, भाग्य किसी की तरफ देखकर मुस्कुराता है क्या? नहीं, भाग्य मेहरबान होता है। स्माइल ऑन का मतलब होता है भाग्य का मेहरबान होना। फिक्स है ये, भाग्य का किसी की तरफ फेवरेबल होना, मेहरबान होना। इसलिए दोस्तों स्माइल ऑन सही जवाब है। ऑन, स्माइल के बाद ऑन आ जाएगा। स्माइल एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना। तो यहां वो सेंस ही नहीं है ना। अगर मैं किसी की तरफ देखकर मुस्कुराऊं तो आई एम स्माइलिंग एट समवन, एट हिम, एट हर, वॉट एवर। तब किसी की तरफ देखकर जब हम मुस्कुराते हैं। अब फेट तो भाग्य है, भाग्य कैसे मुस्कुरा देगा किसी को देख के? भाग्य किसी पर मेहरबान हो सकता है, इसके लिए फिक्स है स्माइल ऑन। ये फ्रेजल वर्ब है, अलग से याद रख लेना, ठीक है। ये याद नहीं करनी होती है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। इन शब्दों को याद नहीं करना है। टर्न इनटू, ट्रांसलेट इनटू, मेड इनटू, इनको याद क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। अनुवाद का मतलब है अगर कोई सेंटेंस पहले इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, कोई अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अब ये बात सोचो, जब सेंटेंस पहले हिंदी में था फिर उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में जब भी परिवर्तन होता है प्रीपोजिशन इनटू का यूज होता है। ये बेसिक से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टर्न इनटू मतलब दूध दही में बदल गया। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यहां पर बदलना। मिल्क जो बदला है कर्ड में, दही में जो बदला है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्म का मतलब, ट्रांसफॉर्म का मतलब सेंटेंस की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तब इनटू का ही यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैं इस इनटू का जिक्र कर रहा हूं। सेंटेंस देखो, हिज नॉवेल्स, his novels has been made, फिर फिलर दे रखा है, और मूवीज। ऑप्शन है आपके इन टू, सी में है इनटू, और डी में है फ्रॉम। चलो जल्दी से जवाब दे दो, आसान क्वेश्चन है ये। देखो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, पवन कुमार जी ने कहा है फ्रॉम। फ्रॉम तो तब होता है जब हम कहते हैं कि लकड़ी जो है, टेबल जो है वो लकड़ी से बनी है। ये सेंटेंस में अवस्था परिवर्तन हो रहा है। नॉवेल जो है वो किस में बदल गई है? मूवी में बदल गई है। नोवेल किस में बदल गई है? मूवी में। अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इनटू होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। उसकी किताब बदल दी जा चुकी है, नॉवेल्स जो उसकी हैं वो बदल दी जा चुकी है मूवीज में। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम होता है किसी मटेरियल से बनने के लिए, ठीक है। इनटू 80 बिल्कुल ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो। प्रिवेंट फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम। अब देखो प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना, दूर रहना, ठीक है, या रोकना, रोकना भी होता है। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है बचकर निकल जाना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से मतलब फ्री रहना। प्रोटेक्ट फ्रॉम बचाना। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, है ना, यूज नहीं करना। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब भी होता है परहेज करना। एब्सटेन और रिफ्रेन में क्या अंतर है जानते हैं क्या आप? अभी बताऊंगा 2 मिनट में, क्योंकि इसका यूज एग्जाम में वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में आ सकता है। दोस्तों अभी बता देता हूं मैं आपको, एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब होता है परहेज करना।
एब्सटेन और रिफ्रेन, दोनों का मतलब होता है फ्रॉम। अंतर क्या है फिर? दोनों के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, दोनों का मतलब होता है परहेज करना। क्या अंतर है? ही एब्सटेन फ्रॉम वाइन, ही एब्सटेन्स होगा, रिफ्रेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग एक प्रोसेस है, अगर किसी क्रिया से अगर कोई दूर रहे, कोई काम करने से कोई दूर रहे तो रिफ्रेन का यूज होता है, कोई अगर किसी वस्तु से दूर रहे तो एब्सटेन का यूज होता है। ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, स्ट्रांगली यूज में आ सकता होगा, नहीं पढ़ा होगा लिख लेना। प्रोहिबिट का मतलब होता है दोस्तों किसी को रोकना काम करने से, फॉरबिड और डिबार का मतलब भी होता है बाहर करना। कितनी देर चाल सी सर जी क्लास, फिर भूख लग रही है खाना खाऊं। देखो अब आपको अगर ज्यादा लग रही है भूख तो आप खाना खा सकते हैं, उसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं क्लास कम से कम 10-15 मिनट तो और चलनी ही चाहिए। तो ये सारे शब्द का मतलब है दूर रहना या रोकना। किसी भी वर्ब, ये सारी वर्ब है, किसी भी वर्ब जिसका मीनिंग होता है किसी को पास आने से रोकना या किसी को दूर रखना, परहेज करना, इन सब का मतलब हो तो इससे फ्रॉम आता है। जैसे कीप अवे, कीप अवे का मतलब क्या होता है? कीप अवे का मतलब होता है दूर, जिससे भी दूर रहना है उसके लिए फ्रॉम लिखेंगे। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड सोसाइटी, बुरी सोसाइटी से तुमको दूर रहना चाहिए। तो जो भी ऐसी वर्ब है, रन अवे फ्रॉम हिम, मैं उससे दूर रहता हूं या उससे भागता हूं, ठीक है। तो आप जिस भी चीज को, जैसे एब्सटेन फ्रॉम का मतलब यही होता है ना, किसी चीज से दूर रहना। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, है ना। डिबार का मतलब होता है किसी को एग्जाम वगैरह देने से रोक देना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को बचा लेना, है ना, बीमारी होने से रोक देना। ये जितनी भी वर्ब है जिनका मतलब होता है दूर रहना या रोकना, उन सब के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? फ्रॉम होता है। ये सारे शब्द हैं, एक साथ याद करो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेन और एब्सेंट एग्जाम में आ सकते हैं, प्रबल से भी ज्यादा संभावना है इनकी। हाँ, जैसे यहां पे लिख रखा है कीप अवे फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट भी के साथ भी फ्रॉम आता है, किसी से अलग होने के टाइप सेंस में, भिन्न, असमान होने के सेंस में डिफरेंट का यूज करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम और कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डील इन समथिंग, डील विथ समवन सम प्रॉब्लम। देखो, डील के बाद में अगर हमने इन लगाया तो ध्यान रखो, डील इन का मतलब होता है किसी वस्तु में व्यापार करना, किसी वस्तु में व्यापार करना, ठीक है। जैसे ही डील्स इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डील विथ का मतलब होता है किसी के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना या किसी को टॉलरेट करना। जैसे डील विथ का मतलब होता है टू बी इन हार्मनी विथ समवन, टू कोप विथ समवन, है ना, किसी के साथ तालमेल बिठाना, बहुत इंपॉर्टेंट। या सहन करना, लिख लेना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई कैन नॉट डील विथ सच बिहेवियर, आई कैन नॉट डील विथ सच बिहेवियर, इस तरह के आचरण के साथ मैं डील नहीं कर सकता हूं। ये हो जाएगा डील के साथ विथ, डील विथ सच बिहेवियर। अब यहां पर एक दो बात और सुन लो कि पुट अप विथ और कोप विथ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। डील विथ, पुट अप विथ और कोप विथ, इन तीनों का मीनिंग सेम है। तीनों का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना या सहन करना, है ना। इनका मतलब भी सेम एज डील विथ, ये डील विथ के समान ही है। एक फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डील आउट।
डील आउट का मतलब होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार आया हुआ है। डील आउट का मतलब होता है ना, वितरण करना या बांटना, वितरण करना या बांटना, डील आउट। डील आउट जस्टिस का मतलब होता है न्याय सब में बराबर होना चाहिए। तो बराबर भागों में जब हम किसी को वितरण करते हैं या बांटते हैं तो उसको डील आउट होता है। द जज शुड डील आउट जस्टिस इक्वल टू ऑल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, इक्वल जस्टिस टू ऑल, है ना। तो ये डील आउट का क्वेश्चन आया, वितरण करना। तो डील से 3 शब्द बने, डील इन, डील विथ और डील आउट, तीनों का ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरी की पूरी फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो इस बारे में। आपको बस अभी थोड़ा सा समझ लेना है और बाद में जाके इन सबको लिख लेना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं यहां पे, उसके बाद आप बाकी तो याद तो कर ही लोगे। जैसे मैंने ये सब लिख रखा है, हार्ड ऑफ हियरिंग, शॉर्ट ऑफ साइट, एट सी, इन, जंप एट, ये बता दूं थोड़ा सा, इसको ये कर लेना है याद। देखो जंप इनटू, ये तो बेसिक है। बेसिक कैसे कि जंप कर रहा है रिवर के अंदर, यानी कि मोशन के साथ कहीं पे प्रवेश करते हैं तो इनटू का यूज होता है, आप जानते ही हो। इनटू का यूज होता है, जैसे ही वेंट इनटू द रिवर, इसका मतलब रिवर में गया, और गया तो वो उसके साथ में मोशन के साथ, गति के साथ में कहीं प्रवेश करते हैं तो इनटू होता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर, अब वो कूदा है नदी में तो मोशन के साथ हुआ है तो इनटू आना ही चाहिए। जंप फ्रॉम, जिस जगह से कूदा है, मान लो पेड़ से कूदा है तो जंप फ्रॉम आ जाएगा, ये भी बेसिक है। ये याद रखो जंप एट, ये पूरा शब्द है जंप एट कंक्लूजन। जंप एट कंक्लूजन का मतलब होता है बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंचना, बिना सोचे निष्कर्ष निकालना, ठीक है। इसको कहते हैं जंप एट। ये रहा जंप के साथ में एट लिखा हुआ। जंप एट का मीनिंग थोड़ा अलग है। डाइव इनटू का सेम मीनिंग है, डाइव कर रहे हैं तो मोशन के साथ है, इनटू आ ही जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना। अटेंशन टू, पे अटेंशन टू व्हाट आई सेड, तो यहां पर 2 शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पे हीड टू और पे अटेंशन टू। इन दोनों का मतलब होता है ध्यान देना। एक शब्द लिसन टू, ये भी है सुनना, इसके साथ भी टू आ जाएगा, लिसन टू, पे अटेंशन टू, पे हीड टू। सेंटेंस टू का मतलब होता है सजा देना। एक्सेप्शन टू का मतलब होता है अपवाद होना, ठीक है। एक शब्द रेलेवेंट टू, रेलेवेंट टू का मतलब होता है किसी चीज का संगत होना। इररेलेवेंट टू यानी कि असंगत होना, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, टू आएगा इसके साथ। डेफ टू, डम टू और ब्लाइंड टू, ये तो सारे इजी हैं। इनवाइट टू वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं भी किसी को इनवाइट करने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। इनवाइट टू, आई एम इनवाइटेड टू द डिनर, मुझे इनवाइट, डिनर पे इनवाइट किया गया, ठीक है। अच्छा ये यहां पे लिखा हुआ है वैसे, रिलेवेंट टू, सिमिलर टू, इनडिफरेंट टू, लाइबल टू, एडमिशन टू, ओबीडेंट टू और डिवोटेड टू, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे शब्द, सकम्ब टू, एक्सीड टू, सरेंडर टू और यील्ड टू, इन सभी का एक मतलब होता है हार मान लेना या झुक जाना, ठीक है। सकम्ब टू का मतलब, एक शब्द है सकम्ब टू डेथ। सकम्ब टू डेथ का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, यानी मौत के सामने घुटने टेक देना, मौत के सामने घुटने टेक देना यानी मृत्यु हो जाना, सकम्ब टू डेथ। एक्सीड टू रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना, यह भी होता है एक्सीड टू
सरेंडर टू का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, और यील्ड का मतलब होता है हार जाना, यील्ड टू किसी के आगे घुटने टेक देना। ये सारे के सारे दोस्तों हार मान लेना या झुक जाना सिनोनियम एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, और टू फिक्स प्रीपोजिशन होता है, सकम्ब, यील्ड, एक्सीड और सरेंडर। अच्छे शब्द हैं। सक्सीड सफल होने के लिए, इन, ट्रस्ट विश्वास, इन, बिलीव विश्वास, इन, फेथ विश्वास, इन, कॉन्फिडेंस, इन। ध्यान रखना मैंने जो शब्द पहले बोला था वो था कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में इन आता है। इंटरेस्टेड इन, और लास्ट शब्द है रिजल्टेड इन। ये इन वाले फिक्स प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, मीनिंग सबका सेम है। सक्सीड इन, ट्रस्ट इन, बिलीव इन, फेथ इन, कॉन्फिडेंस इन, इंटरेस्टेड इन, रिजल्ट इन। एक और शब्द है इनके साथ इंपॉर्टेंट जो पिछली बार एग्जाम में पूछा था, वो है बिजी इन। किसी काम में बिजी होने के लिए बिजी इन का यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया शब्द। इस शब्द को एक्सेल इन लिखा है। एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में परिपूर्ण, या क्या कहते हैं उसको, कुशल, दक्ष। सारे शब्द इसके इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब होता है कुशल या दक्ष, ठीक है। इसके सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, यहां लिखता जा रहा हूं। प्रोफिशिएंट, एक शब्द है एफिशिएंट, एक शब्द है अडेप्ट, इसके बाद है एड्रॉइट, एक शब्द है डेक्स्ट्रस, है ना। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, एडेप्ट, डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट, इन सारे के सारे प्रीपोजिशन के इन सारे के सारे एडजेक्टिव के बाद इन आता है। सबका सेम मीनिंग है, सबका मतलब होता है किसी काम में कुशल या दक्ष होना। इसका एक और सिनोनियम है, वो है केपेबल। केपेबल के साथ दोस्तों ऑफ आता है, बस ये एक शब्द अलग है। केपेबल का मतलब भी होता है कुशल, है ना। बाकी प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, अडेप्ट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, इन सब के साथ इन आएगा। एक्सेल के साथ, एक्सेल किसी काम में बहुत अच्छा होना, या और शब्द हैं इसके, इसको बाद में लिखूंगा। एक्सपीरियंस्ड, किसी काम में अनुभवी होना, या वर्स्ड, VERSED, इसका मतलब भी होता है किसी काम में दक्ष होना। इन सभी के साथ इन ही आएगा क्योंकि सेम मीनिंग है इनका। केपेबल के साथ होता है दोस्तों ऑफ, और किसी काम में अच्छा है तो उसको लिखते हैं गुड एट समथिंग। गुड एट समथिंग होता है किसी काम में अच्छा होने के लिए, इन नहीं होता है, गुड इन। वो मैथमेटिक्स में अच्छा है तो गुड इन मैथमेटिक्स नहीं, गुड एट मैथमेटिक्स। किसी काम में बुरा है तो बैड एट समथिंग। किसी काम में अगर वीक है तो वीक के साथ प्रीपोजिशन आता है इन। सारे शब्द का पूरा एक के साथ में हमने सिस्टम कर दिया है, यहां पे याद हो जाएगा, सारे एक साथ याद हो जाएंगे। केपेबल इन डूइंग समथिंग, केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ। गुड एट अच्छा होना, बैड एट बुरा होना, वीक इन, और बाकी सबके साथ इन हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, यहां पे बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, और लिखूं। एनग्रॉस्ड, सोक्ड और बिजी। दोस्तों ध्यान दो, इंडल्ज इन का मतलब होता है लिप्त होना, किसी बुरे काम में लिप्त होना। अकम्प्लाइज इन का मतलब होता है अपराध में साथ देना। अब कंप्लेक्स का मतलब होता है साथ देना, अपराध में साथ देना, बुरे काम में। बाकी शब्द सुनो, एब्जॉर्ब्ड इन, एनग्रॉस्ड इन, सोक्ड इन और बिजी इन। बिजी इन का मतलब तो आपको पता ही है किसी काम में व्यस्त होना।
एब्जॉर्ब्ड इन, एनग्रोस्ड इन और सॉक्ड इन का मतलब होता है किसी काम में तल्लीनता से लगे हुए होना, किसी काम में तल्लीन होना। व्यस्त होना। जितने भी शब्द हैं उन सभी का मतलब है कोई काम करना या किसी काम में लगे हुए होना। सबका मतलब है। इंडल्ज इन भी तो किसी काम में लगे हुए होने को ही कहते हैं, लेकिन ये बुरे काम में लगे हुए होना। अकम्प्लाइज इन, किसी काम में लगे होना, लेकिन कौन से काम में? अपराध वाले काम में। एब्जॉर्ब्ड इन, तल्लीन होना, काम में लगे होना। एनग्रॉस्ड इन, काम में लगे होना। सोक्ड इन, काम में लगे होना। बिजी इन, सबके साथ इन आ रहा है, देख लो प्रीपोजिशन। मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल एक ही प्रकार के शब्द हैं। इन सभी के साथ प्रीपोजिशन इन आएगा। इन सारे शब्दों को एक साथ याद करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये सब शब्द इजी हैं। ये फिर से एग्जाम में और बहुत सारा पूछते हैं। लाइकिंग फॉर, पैशन फॉर, डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ, है ना। जैसे लाइकिंग, इस शब्द को यहां से हटा रहा हूं, और शब्द देखो, पेंचेंट, इंक्लिनेशन, ठीक है। इन सब का मतलब होता है किसी को पसंद करना, किसी चीज की चाहत होना, विश, होप। इन सब का मतलब होता है कामना करना, इच्छा होना किसी चीज की। जैसे लाइकिंग फॉर, पसंद होना। पैशन फॉर, जुनून होना। डिजायर फॉर यानी कि लालसा होना, इच्छा होना। पेंचेंट का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना या कोई पसंद होना। इंक्लिनेशन का मतलब होता है प्रवृत्ति होना। विश, कामना करना। होप, कामना करना। आपको पता है इन सारों का मीनिंग सेम है, इनको अलग अलग याद ना किया करें, एक साथ याद किया करो ताकि आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अलग अलग करोगे तो ये शब्द ऐसा लगेगा कि 300 350, एक साथ करोगे तो ये 25 30 50 में खत्म हो जाएंगे। लाइकिंग फॉर, किसी के प्रति हमारा कोई पसंद का भाव हो, वो है। पैशन का मतलब होता है जुनून होना। फ्रॉम, इंक्लिनेशन, फ्रॉम, इंक्लिनेशन का मतलब जो झुकाव होता है, वो स्टार्टिंग वाला जो शब्द है उसके लिए फ्रॉम आता है, बाकी इंक्लिनेशन फॉर होता है ना। पेंचेंट मतलब पसंद, इंक्लिनेशन फॉर, विश फॉर, डिजायर फॉर, पैशन फॉर, ये सारे फोर आ जाएंगे। इनसे जो एडजेक्टिव बनेंगे, कौन कौन बनेगा? पैशन से बन जाएगा पैशनेट, डिजायर से बन जाएगा डिजायरस, ठीक है। होप से बन जाएगा होपफुल। इन सब के साथ ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ कौन आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केपेबल के साथ ऑफ आता है, हम पढ़ लिए। वर्दी के साथ ऑफ आता है, हम पढ़ लिए। डिवॉइड और डिप्राइव, इनके साथ में ऑफ आता है। वंचित होना, इनका मतलब है वंचित होना, वंचित करना, किसी चीज से वंचित होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव ऑफ और डिवॉइड ऑफ एग्जाम में कई बार आए हैं। इसको थोड़ा सा देख लो। बेरेफ्ट ऑफ, फुल ऑफ। बेरेफ्ट ऑफ मतलब कमी होना किसी चीज की। फुल ऑफ, एडवेंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, लैक ऑफ, विक्टिम ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से ऊब जाना। आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे ऊब चुका हूं। टायर्ड ऑफ, वही थक जाना, या जो है ये भी होता है। विक्टिम ऑफ, पीड़ित होना। विक्टिम के साथ प्रीपोजिशन ऑफ देख पा रहे हो, लेकिन एक शब्द है फॉल विक्टिम, इसके साथ टू फिक्स होता है। फॉल विक्टिम टू, ये फ्रेज है, फिक्स है ये। फॉल विक्टिम टू होता है, जबकि विक्टिम के बाद ऑफ होता है। दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर अब रिद्धि सिद्धि मंगल विहार पर है, तो आप लोग कोई भी संपर्क करना हो तो दिव्य दृष्टि क्लासेस मंगल विहार रिद्धि सिद्धि सर्कल पर आकर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।